साथियों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू एकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो आपको पता ही है, एकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स में हम डेली जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं और उनके इनसाइट्स भी बताते हैं। तो आज के जो जियोपॉलिटिकल अपडेट है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अमेरिका चाइना और ईरान दोनों से हारता हुआ नजर आ रहा है। जहां चाइना से वो ट्रेड डील में हारता हुआ नजर आ रहा है, वहीं ईरान से चलते हुए इस युद्ध में हारता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको दोनों आज की लाइव में कवर करके बताऊंगा कि कैसे चाइना ने इस ट्रेड डील में कैसे अमेरिका को पिछाड़ दिया है और कैसे अमेरिका रेंगता हुआ चाइना के पास पहुंचा, लेकिन चाइना ने कोई जवाब उसको नहीं दिया। दूसरी तरफ मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे ईरान ने इस जंग में अमेरिका को उस स्तर पर आने पर मजबूर कर दिया है कि वो हर आधे घंटे में वहां का जो प्रधान है, जिसको हम कहते हैं डोनाल्ड जे ट्रंप, हर आधे घंटे और एक घंटे में कैसे वो अपनी स्टेटमेंट्स बदल रहा है ईरान के संदर्भ में। वो सारी चीजें मैं आज के लाइव में कवर करूंगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिया इस ईरान वॉर का एपी सेंटर एक बार फिर बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो आज ये सारी चीजें हम अपने लाइव में कवर करेंगे। अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि इंडिया कैसे किसी भी जंग के एपी सेंटर कैसे बन जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो चलते हैं आज की पहली स्लाइड की ओर। तो हमारी सबसे पहली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो चाइना है और अमेरिका का जो अभी विजिट रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो चाइना और अमेरिका के बीच में क्या संदर्भ ट्रेड डील होने की संभावना थी, लेकिन उनमें से कुछ भी हो पाया कि नहीं हो पाया, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये आपका वॉशिंगटन का पोस्ट है, ये वॉशिंगटन द व्हाइट हाउस से आया है और उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप सिक्योर्स हिस्टोरिक डील्स विद चाइना डिलीवरिंग फॉर अमेरिकन वर्कर्स, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ ये कहता है कंट्रीब्यूटिंग टू द पीस एंड प्रोस्पेरिटी दिस वीक ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट ऑफ यूएस President to the People's Republic of China since 2017, President Donald Trump reached consensus with President Xi Jinping on several issues that will enhance stability and confidence for businesses and consumers around the world. कहता है कि President Trump and Xi Jinping agreed that the United States and China should build a constructive relationship of strategic stability on the basis of fairness and reciprocity. President Trump will welcome Xi for a visit to Washington this fall. The two countries will support each other as the respective host of G20 and APAC summit later this year. Both leaders agreed Iran cannot have a nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. Called the reopen of Strait of Hormuz and agreed that no country and organization can be allowed to charge tolls. President Trump and Xi Jinping confirmed that share gold and to denuclearize North Korea. तो अब आप इसमें ये देखेंगे, इसमें तीन बातें उन्होंने बोली हैं। क्या क्या है वो मैं एक बार आपको बताता हूं। अब सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में जो बात हुई है वो ये हुई है कि जो भी रिलेशनशिप रहेगा चाइना और यूएसए का, वो रहेगा आपका एक तो फेयरनेस पे रहेगा और रेसिप्रोसिटी। मतलब फेयरनेस पे मतलब कि जो काम यूएसए चाइना के साथ करेगा वही काम चाइना को यूएसए के साथ करना चाहिए। मतलब कि जितना ज्यादा यूएसए चाइना से इंपोर्ट करता है उतना ही चाइना को भी यूएसए से सर्विस लेनी पड़ेगी, तभी उसको फेयरनेस कहते हैं और रेसिप्रोसिटी कहते हैं। मतलब कि बराबर के हिस्सेदारी रहेगी हर काम में। सबसे पहले तो आपको पता है कि चाइना इज द वर्ल्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज मेड इन चाइना। सवाल ये उठता है कि यूएसए के अंदर क्या बनता है। अगर आप ये एप्पल, गूगल और ये सब छोड़ दो तो यूएसए के अंदर क्या बनता है, चाइना आपसे क्या खरीदे। चाइना आपके सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें तो खरीद नहीं सकता है। मतलब कि एप्पल की चलो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसको मैं हटा देता हूं। गूगल सर्च इंजन है वो चाइना यूज नहीं करता। आपका मेटा जो कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो चाइना यूज नहीं करता। उसके संदर्भ में चाइना ने अपना सर्च इंजन बनाया हुआ है, चाइना ने अपना सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया हुआ है। चाइना ये सब अपने आप करता है, तो वो चीज आपसे लेगा नहीं। सामान आप कुछ बनाते नहीं, तो फेयरनेस कैसे आएगी। फेयरनेस तो आएगी तभी ना जब आप कुछ बनाएंगे, कुछ करेंगे, तभी तो चाइना आपसे कुछ खरीदेगा। यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सामान बनाना टोटली बंद कर दिया। उन्होंने केवल और केवल हथियार बनाने पर अपना सारा दिमाग और एनर्जी लगाई और अपनी इन्वेस्टमेंट भी सारी वहीं रखी। जब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज की रही नहीं, आपने खुद अपने दिल से सारी चीजें चाइना को आउटसोर्स कर दी। आज आप इतने साल बाद ये कह रहे हो कि भाई तुम हमसे सामान खरीदो,
क्या सामान खरीदवाओगे आप, क्या बेचोगे उनको। सबसे पहली पॉइंट की तो यही बात हुई। सेकंड पॉइंट उन्होंने जो बोला है कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता है, ऐसा व्हाइट हाउस से ये मैसेज आया है कि शी जिनपिंग और ट्रंप साहब दोनों ये बात कहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन, एनडब्ल्यू लिख रहा हूं, वो नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद नहीं होना चाहिए और किसी तरीके का कोई टोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से चार्ज नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजों के लिए व्हाइट हाउस से ये मैसेज आया है कि शी जिनपिंग एंड डोनाल्ड जे ट्रम्प आर ऑन द सेम पेज कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए ईरान के पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलना चाहिए और टोल किसी तरीके को ईरान नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये बात हुई है। आगे जाकर मैं आपको ब्रीफिंग करूंगा। अभी आप तीसरे पॉइंट पर आओ। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि नॉर्थ कोरिया, एनके लिख रहा हूं, नॉर्थ कोरिया का है इसका मतलब कि नॉर्थ कोरिया को भी डीन्यूक्लियराइज करना है। डीएन मतलब डीन्यूक्लियराइज करना है। ये आउट ऑफ द ब्लू चीज आई है। ये मतलब कि इनके आपस में बात चल रही तो कुछ नहीं कह सकता, बट इससे पहले तक इस चीज में कोई बात नहीं हो रही थी कि नॉर्थ कोरिया का भी टॉपिक आपका अमेरिका उठा सकता है। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि जब 2017 में भी डोनाल्ड जे ट्रम्प गए थे तब भी उन्होंने नॉर्थ कोरिया की ऐसी कोई बात नहीं करी थी। अगर देखो नॉर्थ कोरिया के पास तो तब से ही न्यूक्लियर वेपन है, कोई आज से थोड़ा ना बना है उसका, या कोई हाल फिलहाल में 2-3 साल से, कितने सालों से न्यूक्लियर वेपन है नॉर्थ कोरिया के पास। नॉर्थ कोरिया की बात क्यों उठी, कहां से उठी, इस चीज का कोई जवाब नहीं। सबसे जो मुद्दे की बात यह आती है, इनके पास जो मेन टॉपिक था जिसकी सब पे नजर थी वो था ताइवान। और भाई ताइवान पर व्हाइट हाउस की तरफ से कोई मैसेज ही नहीं आया कि ताइवान के ऊपर इन दोनों की कोई बात हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बात हुई नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, मैं ऊपर लिंक लगा दूंगा वो देख लेना, कि चाइना ने साफ शब्दों में ये कह दिया था यूएसए को कि भाई ये ताइवान का जो टॉपिक है ना, अगर तुम चाहते हो कि चाइना और अमेरिका की बात शांति से हो जाए, आपकी ये विजिट शांति से बीत जाए, तो भाई ताइवान का नाम चाइना के अंदर मत लेना, भूल के भी मत लेना। जो बात करनी है अपने हवाई जहाज तक रखना। चाइना के जब आप एयर स्पेस में आ जाओ, ताइवान का नाम वहीं से लेना बंद कर देना। वापसी नाम तब लेना जब आप चाइना के एयर स्पेस से बाहर चले जाओ। मतलब मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं कहा था, बट धमकी मोटा मोटा चाइना ने ऐसी ही दी थी। तो जो मेन बात सबकी नजर जिस पे थी ना, ताइवान, उस पे तो व्हाइट हाउस से कोई मैसेज आया ही नहीं। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपनी अगले पॉइंट्स पे, फिर लास्ट में मैं आपको सारा कुछ समराइज करके बताऊंगा। अगले पेज में हम आपको बताते हैं, यहां पर यह कहता है कि इस्टैब्लिशिंग यूएस चाइना बोर्ड्स ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट as the cornerstone of this historic agreement, President Donald J. Trump and Xi Jinping chartered two new institutions to optimize the bilateral economical relationship with US-China relationship. The two boards are the US-China Board of Trade and the US-China Board of Investment. ये कह रहा है कि हम इस पे काम करना चाहते हैं। The Board of Trade will allow the United States government and the government of China to manage bilateral trade across non-sensitive goods. और दूसरा कहता है द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट विल प्रोवाइड अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फोरम फॉर डिस्कसिंग इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज। तो यहां पर आपने कहा है कि दोनों चीजों में होनी चाहिए। सबसे पहला तो होना चाहिए कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नॉन सेंसिटिव गुड्स की भी बात होनी चाहिए, जिसके लिए आपका ट्रेड बोर्ड बनना चाहिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर होना चाहिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स कैसी हो सकती है, इस पे भी बात होगी। तीसरी चीज ये कहता है कि डिलीवरिंग फॉर द अमेरिकन वर्कर, फार्मर्स एंड इंडस्ट्री, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प नेगोशिएटेड अ स्वीपिंग पैकेज ऑफ कमिटमेंट्स दैट विल ड्राइव हाई पेइंग अमेरिकन जॉब्स एंड ओपन न्यू मार्केट्स फॉर यूएस गुड्स. China will address US concerns regarding supply chain shortages related to rare earths and other critical minerals, including yttrium, scandium, neodymium, and indium. China will also address US concerns regarding prohibitions of restrictions of sale of rare earth production and processing equipments and technology. अब ये कह रहा है कि जितने भी rare earths की चीजें थी, जो स्कार्स हैं, यूएसए को कहीं से नहीं मिलती, केवल चाइना ही उसको रिफाइन करके पूरे वर्ल्ड को बेचता है, उसकी सप्लाई चाइना फिर से शुरू कर देगा, जिसमें से यूट्रियम आता है, स्कैंडियम आता है, रियोडियम आता है और इंडियम आता है। इनकी काफी स्कार्स सप्लाई रहती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। चाइना इसकी 95% की सप्लाई चेन होल्ड करता है, क्योंकि रिफाइनिंग केवल चाइना ही कर सकता है, टेक्नोलॉजी चाइना के पास है सिर्फ। अगला कहता है कि चाइना अप्रूव्ड एन इनिशियल परचेज ऑफ 200 अमेरिकन मेड बोइंग एयरक्राफ्ट फॉर चाइनीज एयरलाइंस। दिस ट्रेशर एयरक्राफ्ट, चाइना's first commitment to purchase American-made Boeing aircraft since 2017, will drive high-paying, high-skilled US manufacturing jobs and enable Chinese people to fly American-made plane for decades to come. अब ये कह रहा है कि 200 बोइंग जहाज की डील ट्रम्प साहब वहां से फाइनल करके आए हैं। फिर ये कहता है कि चाइना विल परचेज एटलीस्ट $7 billion per year of US agriculture products
इन मतलब जो बचा हुआ 2026 है वहां पर 27 में और 28 में। इन एडिशन टू दिस सोयाबीन परचेज कमिटमेंट्स दैट वाज मेड इन अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 में जब ये मिले थे तब सोयाबीन की परचेज के लिए कमिटमेंट हुई थी, तो कह रहा है ये भी होगा। फिर कहता है कि चाइना रिस्टोर्ड मार्केट एक्सेस फॉर यूएस बीफ बाय रिन्यूइंग एक्सपायर्ड लिस्टिंग ऑफ more than 400 US beef facilities and adding new listing. China will work with US regulator to lift all suspensions of US beef facilities. फिर कहता है कि China resumed imports of poultry from US States Department by USDA to be free of highly pathogenic avian influenza. ये सारी चीजें इनकी बातचीत में आई है। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझाता हूं, उसके बाद लास्ट में आपको मैं ब्रीफिंग दूंगा कि इनकी एग्जैक्टली बात हुई क्या है। तो अब जो अगली स्लाइड में चीजें सामने आई हैं उसमें मोटी मोटी चीजें जो बोली गई थी, एक तो बात हुई है बोर्ड ऑफ ट्रेड की, कि मतलब जो सामान आएगा जाएगा उसके लिए एक स्पेसिफिक दोनों कंट्रीज के बीच में बोर्ड बनाया जाए ताकि आराम से काम हो सके। बिजनेसेस जो इंपोर्ट करती हैं या जो एक्सपोर्ट करती हैं उनको दिक्कत ना हो किसी चीज के लिए, कोई भी उनका कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्पेंसी हो तो वहीं पर सॉल्व हो जाए। उसके बाद बात हुई थी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, कि भाई जो भी कंपनीज हैं या कुछ भी है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट होती है, कंपनी टू कंपनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक बोर्ड बिटवीन यूएस एंड चाइना बनाया जाए ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो वो आराम से हो सके बिना किसी की दिक्कत के। तीसरी रेयर अर्थ, जो कि बहुत ही वाइटल पार्ट था, जो कि रेयर अर्थ का नल का आपको पता ही है, मैंने कितनी बार बताया हुआ है। जब चाइना पर उसका जो टैरिफ था वो 155% पर यूएसए ले गया था, तो वो चाइना ने उसका रेयर अर्थ का नलका बंद कर दिया। उसने कहा कि भाई मैं रेयर अर्थ तुम्हें दूंगा ही नहीं, तुम अपना 155 लगाओ, 255 लगाओ, चलो 1055 लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपको रेयर अर्थ प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब दिक्कत कहां आती है कि रेयर अर्थ की जो रिफाइनिंग है वो 95% चाइना करता है पूरे वर्ल्ड की। तो भाई रेयर अर्थ के बिना तो सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बन सकती, कोई सामान नहीं बन सकता, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसके लिए रेयर अर्थ चाहिए ही चाहिए। तो अमेरिका इसलिए प्रॉब्लम में आ गया था, उसकी सप्लाई चेन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी कि ये जो टैरिफ है इसको घटाकर वापसी 50% के आसपास करना पड़ा, तब जाकर कुछ कुछ रेयर अर्थ देना चाइना ने शुरू करे। उसमें से 4 रेयर अर्थ थे जो मैंने अभी पिछली साइड में आपको बताए थे, वो नहीं देना शुरू करे थे। तो इसलिए अब व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि हम जो डील करके आए उसमें वो 4 रेयर अर्थ भी चाइना देना शुरू करेगा, ऐसी व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट आई है। उसके बाद कह रहा है कि बोइंग के जहाज, पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि 200 बोइंग के जहाज कह रहा था कि पहले उसमें लेंगे लॉट में, फिर कह रहा है कि अगर सही लगा तो 750 और लेंगे आपसे बोइंग के एयरक्राफ्ट। ऐसा व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट है कि चाइना ने 200 बोइंग एयरक्राफ्ट लेने के लिए हामी भर दी है, 750 पे हामी नहीं भरी है। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये था, अगर इस चीज पे हामी भर दी है तो बोइंग का 4% शेयर उस दिन क्यों गिरा जब डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गया था, ये मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा आपसे। उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बीफ एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, इस पे भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है और उनकी सरकार का कहना है कि इन चीज पे भी बात हो गई है कि चाइना ये भी $7 बिलियन का आधा जो 2026 बचा है उसमें पूरे 27 में और पूरे 28 में मोटा मोटा 1 और 1.5 साल के अंदर $7 बिलियन का एग्रीकल्चर, बीफ और पोल्ट्री का सामान खरीदेगा चाइना यूएसए से, ऐसा व्हाइट हाउस का कहना है। लास्ट में आते सोयाबीन, मैंने सोयाबीन लास्ट में क्यों लिखा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन सब में क्यों नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि सोयाबीन की जो मैन्युफैक्चरिंग का या फिर उगाई यूएसए में बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि सोयाबीन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके फार्मर्स का जो समूह है वो काफी ज्यादा आपका पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अपनी, जिसको हम कहते हैं कि वो कैंडिडेट्स को मतलब पैसा प्रोवाइड करते हैं उनके कैंपेन में। तो सोयाबीन का मुद्दा बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि सोयाबीन मेरे ख्याल से 80% जो सोयाबीन चाइना में आता था वो यूएसए से आता था सोयाबीन। अब हुआ क्या था, 155% टैरिफ लगा, सबसे पहले चाइना ने रेयर अर्थ बंद कर दिया और चाइना ने सोयाबीन खरीदना भी बंद कर दिया। उसने कहा कि भाई मैं तुमसे सोयाबीन ही नहीं खरीदूंगा, अपने लोगों को कहा कि सोयाबीन की खपत कम करो, मैं कहीं और से लेकर आ रहा हूं, नहीं तो सोयाबीन की जगह कुछ और खाना शुरू करो या कुछ और यूज करना शुरू करो। एंड पीपल रियली स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि आपको पता ही, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, चाइना के अंदर पीपल आर रियली पेट्रियोटिक, दे लव देयर कंट्री अ लॉट, दे वांट टू डू समथिंग फॉर देयर कंट्री। मैं वो कुछ देखते कि मौका ढूंढते कि मैं कैसे अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकूं, ऐसी फीलिंग उन लोगों के अंदर होती है और वही फीलिंग उनके अंदर थी, इसलिए उन्होंने लेना बंद कर दिया। लेकिन अब वो कह रहा है कि सोयाबीन की सामान जाना फिर से शुरू होगा चाइना के अंदर, ऐसा व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट है। अब आपको ये सारे पॉइंट दिख गए, पिछली स्लाइड पे 3 पॉइंट्स दिखाए, इस पॉइंट पे मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको दिखा दिए, सारे पॉइंट्स दिख गए। अब सबसे बड़ी बात,
जो मेरे लिए कॉन्ट्रडिक्टरी है बहुत ज्यादा। सबसे पहली बात तो ये स्टेटमेंट आई है व्हाइट हाउस की तरफ से, चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है अभी तक। सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें जो मैंने बताई पिछली स्लाइड में, इस स्लाइड में, ये सब व्हाइट हाउस का कहना है। मैंने पूरा इंटरनेट छान लिया, मैंने पूरा सोशल मीडिया छान लिया, चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि इनमें से कोई भी बात यूएसए के साथ इस विजिट में हुई है कि नहीं हुई है। सबसे पहली चीज। अब मैं आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स बताता हूं सारी। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि भाई उन्होंने ये कहा है कि वो ईरान को डीन्यूट्रलाइज करने के लिए मान गए हैं, और दूसरा मतलब डीन्यूट्रलाइज नहीं, सॉरी, ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने देना ही नहीं है, डीन्यूट्रलाइज नहीं। लेकिन नॉर्थ कोरिया को कह रहा है डीन्यूक्लियराइज करो। ऐसा कह रहा है कि, ऐसा व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका और चाइना सेम पेज पर है। मेरा ये कहना है कि ईरान को डीन्यूक्लियराइज कैसे कर देगा, मतलब न्यूक्लियर वेपन ना बनाने के लिए ऐसी कोई स्टेटमेंट अभी तक चाइना की तरफ से नहीं आई है, और ना मुझे लगता है वो ऐसा कभी स्टेटमेंट देगा भी सही। वो चाहता है कि ईरान पावरफुल रहे, ताकि मिडिल ईस्ट में, आपको पता ही है ईरान इज अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना इन द मिडिल ईस्ट, तो चाइना चाहेगा कि ईरान ताकतवर रहे ताकि वो बाकी सारे जितने भी प्रॉक्सीज हैं या जितने भी बेसिस हैं यूएसए के, उनके सामने टिक सके। और चाइना का एक बेस ईरान के अंदर हमेशा रहता है, क्योंकि ईरान से 90% तेल जो है वो चाइना के अंदर जाता है, तो चाइना उसको अपना प्रॉक्सी मान के चलता है। नॉर्थ कोरिया एशिया में चाइना का प्रॉक्सी ग्रुप है, चाइना ही उसको सारा कुछ प्रोवाइड करता है, खाना पीना, राशन ले लो, मिलिट्री ले लो, फोर्सेस ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, सब कुछ चाइना से ही जाता है नॉर्थ कोरिया के अंदर। और नॉर्थ कोरिया चाइना के इशारे पर ही बार बार ये धमकियां देता, आप देखते हो ना कि मैं आज बम चला दूंगा, मैं कल बम चला दूंगा, मैं एक बटन दबाना दूंगा, ये बटन दबाया ये यूएसए खत्म। ये सब चाइना पंप देता है, चाइना पंप देता है, नॉर्थ कोरिया वो करता है। प्रॉक्सी है नॉर्थ कोरिया चाइना की, और चाइना कभी भी नॉर्थ कोरिया को डीन्यूक्लियराइज नहीं करेगा, किसी कीमत पे नहीं करेगा। मुझे लगता है ये बात किसी कीमत पे नहीं हुई होगी। ईरान की बात मैं मानता हूं इस टाइम क्या पता हुई हो, ताकि न्यूट्रल लगे, चाइना दिखने में न्यूट्रल लगे, लेकिन मानेगा कभी भी नहीं। पिछली स्लाइड की तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज। तीसरी मैंने चीज आपको बताई, ताइवान पे कोई बात नहीं हुई, जो मेन होनी थी, जहां सब देख रहे थे कि क्यों नहीं हुई, ताइवान पे कोई बात नहीं हुई। अब इस पेज पे आता हूं, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड समझ में आता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ में आता है, ठीक है। रेयर अर्थ मैं मानता हूं कि तब तक नहीं मानेगा जब तक, रेयर अर्थ तब तक नहीं मानेगा जब तक सारी चीजें चाइना की मानी नहीं, तब तक रेयर अर्थ के लिए चाइना नहीं मानेगा जब तक उसको यह अंदाजा नहीं हो जाता कि यूएसए कभी उसके बाद ऐसे ये फालतू के टैरिफ्स नहीं लगाएगा। ऐसा भरोसा होगा नहीं जब तक ट्रंप सरकार में बैठा है, जब तक ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, इस चीज का कोई भरोसा होने वाला नहीं है। तो पूरी तरीके से रेयर अर्थ मैं नहीं मानता कि चाइना ने हाँ करा होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी ये भी है। बोइंग के 200 जहाज खरीदूंगा, फिर 750 जहाज खरीदूंगा, चाइना ने ऐसा कहा होगा? आई डोंट थिंक सो। ऑल्दो एयरबस और बोइंग यही दो कंपनीज हैं जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती हैं, यही दो कंपनीज हैं, और कोई है नहीं। तो बोइंग ने 200 जहाज के लिए बोला होगा, इतनी ज्यादा, मतलब कि दोनों कंट्रीज के बीच में मतलब रिलेशनशिप काफी खराब है। आपको पता ही होगा अभी जब ट्रम्प साहब गए थे, बर्नर फोन लेकर गए थे, एप्पल के सीईओ जो अपना फोन सबसे सेफेस्ट होने का दावा करते हैं, वो बर्नर फोन यूज कर रहे थे जब चाइना गए। चाइनीज ने जितने भी गिफ्ट अमेरिकन को दिए, अमेरिकन हवाई जहाज में चढ़ने से पहले, जिस हवाई जहाज से आए थे उस हवाई जहाज में चढ़ने से पहले सारा सामान एयरपोर्ट में गिरा के चले गए, पिन से लेकर हर एक चीज, जितने भी गिफ्ट मिले सबको डस्टबिन में डाल के चले गए। ये आदेश था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कि भाई वहां से एक चीज नहीं आनी चाहिए, क्या पता किसी में स्पाईवेयर लगा हो, हमारी बातें सुनी जाए, हमको ट्रैक किया जाए। तो इतनी ज्यादा चीजें होती, और सेम चाइना ने भी किया होगा। अमेरिकन ने जो गिफ्ट दिए होंगे चाइनीज ने भी डस्टबिन में फेंक दिए होंगे या जला दिए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हुआ होगा। न्यूज नहीं आई है ऐसी, अमेरिका की न्यूज जरूर आई है, चाइनीज की न्यूज नहीं आई है, लेकिन किया जरूर होगा। तो जब इतनी ज्यादा मतलब विश्वास एक दूसरे पे इतना ज्यादा कम है, उसके बाद 200 एयरक्राफ्ट खरीदना, पैसेंजर एयरक्राफ्ट, मैं नहीं मानता। क्या पता अमेरिका ने उसमें स्पाईवेयर लगा के भेजे जो चाइना को भेजेगा, तो बड़ी बात है। बोइंग है तो अमेरिकन कंपनी, तो कैसे मान लेगा चाइना की भाई तुमने कुछ स्पाईवेयर में लगा दिया, या मुझे ट्रैक ना कर रहे हो, मेरे लोगों को ट्रैक ना कर रहे हो। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई डील भी हुई होगी इनके बीच में। 200 नहीं हुई होगी, कुछ छोटी मोटी हो गई होगी दिखावट के लिए, लेकिन 200 और फिर 750 आई डोंट थिंक सो। मेरे लिए कॉन्ट्राडिक्टरी है, हो सकता है मैं गलत हूं। एग्रीकल्चर, बीफ, पोल्ट्री, ये तो ऑलरेडी पहले ही होता था, क्या पता फिर से हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। सोयाबीन खरीदना, क्या पता फिर चालू कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। मेजर मैंने आपको सारी चीजें इसमें से बता दी हैं, लेकिन मेन बात जो मुद्दे की बात आती है ना, तो ये है चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है। दैट इज द मेन पॉइंट
चाइना ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है कि भाई हमने ये बोल दिया है, ये सारी डील, हाँ ठीक है, इतना भी नहीं आया है कि जो अमेरिकन ने बोला हम सारी चीजें मान गए हैं, वैसे ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं आती है। हर कंट्री की अपनी स्टेटमेंट आती है कि हम ये चीजें माने हैं, चाहे सारी की सारी सेम हो, लेकिन फिर भी हर कंट्री अपनी अपनी स्टेटमेंट्स देती है कि ये चीजें हम माने हैं। लेकिन चाइना की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। फ्यूचर में आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, फिलहाल नहीं आई है। जैसे आएगी, चीजें अनफोल्ड होंगी, मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। हमारी अगली स्लाइड जो है वो अब है ईरान वॉर को लेकर। अब मैं आपको बताता हूं कि ईरान वॉर में क्या चल रहा है। ईरान वॉर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज चल रही है भाई। सबसे पहले तो मैं आपको डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब का ट्वीट दिखा देता हूं। ये सबसे पहला ट्वीट है डोनाल्ड जे ट्रम्प का, ये दूसरा ट्वीट है डोनाल्ड जे ट्रम्प का। इन दोनों में गैप फ्यू आवर्स का गैप है। एग्जैक्ट कितना आवर्स है मैं नहीं बता सकता, याद नहीं है मुझे, देखा था मुझे, अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन फ्यू आवर्स का ही फर्क है। सेम डे का ही है लेकिन फ्यू आवर्स का फर्क है। इसमें ये कहता है डोनाल्ड जे ट्रम्प की फॉर ईरान द क्लॉक इज टिकिंग एंड दे मे बेटर गेट मूविंग फास्ट और देयर वोंट बी एनीथिंग ऑफ लेफ्ट ऑफ देम, टाइम इज ऑफ एसेंस, डोनाल्ड जे ट्रम्प। रॉयटर्स यहां कहता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प सेड ऑन ट्यूसडे दैट यूएस आर्मी नीड टू स्ट्राइक ईरान अगेन एंड दैट he has been an hour away from ordering an attack before postponing it। हाँ, ये before postponing it आ गया ना, ये लिखा है ना hour away, ये बिफोर पोस्टपोनिंग का ये वाला ट्वीट है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। Trump was speaking to the reporters at the White House a day after saying he had paused a planned resumption of hostilities following a new proposal by Tehran. Iran leaders are begging for a deal, he said, adding that a new US attack would happen in coming days if no agreement was reached. Well, I mean, I am saying 2 or 3 days, maybe Friday, maybe Saturday, Sunday, something, maybe early next week, limited period of time because we can't let them have a few nuclear weapons. मतलब 1 day, 2 day, 3 day, Friday, Saturday, Sunday, something maybe early next week, पता नहीं कब, कभी भी, मतलब कभी भी हो सकता है, 1 day, 2 day, 3 day, कभी भी हो सकता है। फिर कहता है कि हेड ऑफ द इरानियन पार्लियामेंट्री नेशनल सिक्योरिटी कमिटी ईरान के कहते हैं कि ट्रम्प रियलाइजेशन दैट मूव अगेंस्ट वुड मीन मूविंग अगेंस्ट ईरान वुड बी अ डिसिसिव मिलिट्री रिस्पांस। अब सेकंड ट्वीट पे अगर आते हैं डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब का, तो ये कह रहे हैं कि आई हैव बीन आस्क्ड बाय द इमार ऑफ कतर तमीम बिन हमद अल थानी, द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान टू होल्ड ऑफ एन our planned military attack of the Islamic Republic of Iran, which was scheduled for tomorrow. In that, serious negotiations are taking place, and that, in their opinion, as great leaders of allies, a deal will be made which will be very acceptable to the United States of America as well as the countries of the Middle East and beyond. The deal will include, importantly, no nuclear weapons for Iran. Based on my respect for the above-mentioned leaders, I have instructed Secretary of War Pete Hegseth, the Chairman of the Joint Chief of Staff, and the United States military that we will not be doing the scheduled attack on Iran tomorrow, but have further instructed them to be prepared, go forward with a large-scale assault of Iran on a movement notice in the event that an unacceptable deal is not reached. Thank you for the attention to this matter. Thank that the acceptable deal is not reached. ठीक है जी, तो ये आपने देखा डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि आज कर सकता हूं, कल कर सकता हूं, परसों कर सकता हूं, कभी भी कर सकता हूं, जब मन चाहे तब अटैक कर दूंगा, अटैक मैं कर दूंगा। तो ये इन्होंने बोल दिया। अब सबसे पहले तो 1 घंटे के या 2 घंटे के आसपास 2 घंटे के अंदर अंदर ही इन्होंने अपनी स्टेटमेंट 2 बार बदल दी। ठीक है जी, ये आपने देख लिया, मैंने आपको ट्वीट बता दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन पे तो मैं बात करूंगा नहीं, न्यूक्लियर वेपन पे तो मैं बात करूंगा नहीं, न्यूक्लियर वेपन तो बनाने दूंगा ही नहीं। सबसे पहली बात मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि 15 प्रपोजल जो यूएस का था वो क्या था, ईरान ने जो 7 पॉइंट्स या 8 पॉइंट या 6 या 7 पॉइंट का जो प्रपोजल दिया वो क्या है, वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। मुद्दे की बात यह है कि ट्रम्प विल नॉट अटैक ईरान वेरी सून, अभी आसपास के दिनों में तो नहीं करने वाला। जहां तक मुझे लगता है ये अटैक अब अगर होगा बाय चांस अगर होता है तो ये मिड टर्म के बाद ही होगा। जैसे पहले हुआ था मिडनाइट हैमर हुआ था, मिडनाइट हैमर के 8-9 महीने बाद जाके एपिक फ्यूरी शुरू हुआ है। तो मैं मानता हूं कि अगला अगर अटैक होगा तो मिड टर्म से पहले तो नहीं होगा, क्योंकि मिड टर्म तक अभी काफी चीजें हैं, काफी जो रायता ट्रम्प साहब ने फैला दिया ना उसको भी समेटना है, और ये समेटेगा इतनी जल्दी नहीं जितना जल्दी आप लोगों को लग रहा है, उसको समेटने में बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये अभी तो हाल फिलहाल में होने से रहा, अटैक अभी होना नहीं है। इसलिए ट्रम्प साहब कभी चाइना के पाकिस्तान के आसिम मुनीर को सामने खड़ा कर देता कि भाई इसके कहने पे मैंने करा, माय फेवरेट फील्ड मार्शल
जिसको हम फील्ड मार्शल कहते हैं। कभी इनके नाम ले लेते हैं, मोहम्मद बिन सलमान का नाम ले लेते हैं, कतर के एमएम का नाम ले लेते हैं, यूएई के क्राउन प्रिंस का नाम ले लेते हैं, और इनको आगे खड़ा करके इनके कहने पे मैं अटैक नहीं कर रहा। इनको मौका चाहिए, यू जस्ट वांट अ स्केपगोट, कि किसी को भी आगे खड़ा कर दूं, कह दो हाँ भाई इसके बंदे कहने पे नहीं कर रहा, ये तो मेरा दोस्त है, तो मेरा जिगरी यार है, बचपन का दोस्त है, इसके साथ हम खाते पीते थे, खेलते कूदते थे, भाई इसकी तो बात ना मानो, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो वाली स्थिति अभी डोनाल्ड ट्रंप की चल रही है। आगे हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, मैं आपको वही बता देता हूँ। अगली जो मेरी स्लाइड है उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूएस ने जो पॉइंट्स भेजे थे अभी लेटेस्ट ईरान को, जो डील एक्सेप्ट करने के लिए भेजा था, यूएस की डिमांड्स थी कि नेवर परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स, परमानेंट कमिटमेंट। अगला था कि यूरेनियम की अनरिचमेंट 12 से 15 साल के लिए आप बिल्कुल नहीं करोगे, और इन्होंने ये बोला था कि एनरिचमेंट नहीं कर सकते आप, लास्ट टू लास्ट 15 साल के बाद अगर अलाउ करेगा भी, अगर मैं 15 साल लेके चलता हूं तो 3.6% के आसपास मेरे ख्याल से जो होता है वो मेडिकल ग्रेड होता है, मेडिकल ग्रेड तक एनरिचमेंट कर सकते हो, प्लस इसी में आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो। तो बात जो हुई, उन्होंने जो डील रखी है या फिर जो भी टर्म्स रखी है उसमें कहा है कि 3.6 के बाद आप एनरिच नहीं कर सकते। मैं ये बता दूं कि 400 किलो तक एनरिच ईरान कर चुका है, और वो कर चुका है 60% के आसपास तक, 90% वेपन ग्रेड होता है। तो इन्होंने कहा कि 3.6 तक के बाद हम 15 साल के बाद भी करने नहीं देंगे। अब ये जो 400 किलो है, मैं ये अगले पॉइंट में बता रहा था आपको, ये ईरान से हटेगा। ये जो ऑलरेडी 400 किलोग्राम का इन्होंने एनरिच कर रखा है 60% तक, ये ईरान को देना पड़ेगा। उसके बाद नितान, फोर्डो और इस्तान कि ये पूरी तरीके से डिसमेंटल हो जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक चीज आई है कि इसमें से एक प्लांट चलाने की परमिशन मिल गई है, लेकिन वो एक प्लांट भी सिर्फ 3.6 तक ही एनरिच कर पाएगा, इसके बाद नहीं होगा। बाकी एटॉमिक एनर्जी की जो बॉडीज है वो कभी भी इनके यहाँ पर विजिट कर सकती है, रेड मार सकती है, और कभी भी ऑडिट कर सकती है चेक करने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। और आईईई एटॉमिक एनर्जी मैंने अभी आपको बताया, ये आएगी और कभी भी आ सकती है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज रीओपन होगा 30 दिन के अंदर अंदर, और ब्लॉकेड हटेंगे दोनों तरफ से, ईरान भी हटाएगा और यूएसए भी हटाएगा। प्रॉक्सी ग्रुप्स को पूरी तरीके से फंडिंग बंद करनी पड़ेगी, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हुतीस हो, या फिर इराक की जो शिया मिलिटा हो, इराक की जो शिया मिलिशिया है, इसका भी बहुत एक अच्छा किस्सा मैं अगले जाकर बताऊंगा। इसने भी अपनी अपनी जो फंडिंग है बंद करनी पड़ेगी ईरान को। उसके बाद इसने बोला है कि आपका सॉरी इसके बाद ये बोला है कि सैंक्शन की रिलीव और फ्रोजन एसेट अभी हम रिलीज नहीं करेंगे, सैंक्शंस लगे रहेंगे, फ्रोजन एसेट्स भी हम नहीं रिलीज करेंगे, मतलब यूएसए नहीं रिलीज करेगा। सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट है, यूएसए एक्सपैंड करने को मदद करेगा। इनमें से जो एक प्लांट होगा वो, या फिर कोई अलग प्लांट बनाया जाएगा जिसको सिविलियन यूजेज के लिए देखा जाएगा, उसको यूएसए मदद करेगा चलाने में और एक्सपैंड करने में। और स्नैपबैक मैकेनिज्म परमानेंटली रिमूव्ड, मतलब कि वो जो जितने भी ये मिलिट्री और ये सब ग्रेड के वेपन्स जो बनाता है, इसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा। इसके बाद ईरान ने जो, आपको पता है, यूएसए का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और अपना ही पाकिस्तान के थ्रू एक प्रपोजल भेजा है। वो ये पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 पॉइंट्स ये मोटे मोटे। सबसे पहले तो यही बोला कि भाई मेरी फ्रोजन एसेट्स को खोलो जितनी भी है। उसके बाद की सैंक्शंस हटाओ कंप्लीटली जितना भी है। उसने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल मुझे दो, वॉर का कंपनसेशन मुझे दो, यूरेनियम एनरिचमेंट नॉन नेगोशिएबल है, ये मैं करके रहूंगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरे ऊपर कोई कैपिंग नहीं लगेगी, कितना परसेंट कर सकता हूं, लेकिन मैं ये, ऐसा ईरान का कहना है कि मैं वादा करता हूं कि मैं किसी भी डिस्ट्रक्शन की तरफ इसके एनरिचमेंट नहीं करूंगा। मोटा मोटा ये कहने का मतलब है कि मैं वेपन ग्रेड तक इसको कभी लेकर नहीं जाऊंगा। बट ये पहले भी ईरान बोल चुका था और कर रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो इसमें दोगलापन है। और पाकिस्तान एज ए मीडिएटर, पाकिस्तान को एज ए मीडिएटर रखो, ये इसने फिर से बोला, ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो मोटा मोटा ये सारी बात दोनों के बीच में हुई है। तो जहां पर आप एक तरफ ये देख रहे हो कि ईरान और यूएसए दोनों के बीच के, मैंने आपको फर्क बता दिया। ये कह रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट मैं चलाता रहूंगा, इसने कहा कि न्यूक्लियर प्लांट बड़े वाले जो भी आपने बना रखे हैं वो तीनों बंद होंगे। एक सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट हम बनाने के लिए आपकी मदद भी करेंगे और चलाने के लिए भी मदद करेंगे, ऐसा यूएसए का कहना है। दूसरा कह रहा है 400 किलो का जो मेरा एनरिच यूरेनियम है, यूरेनियम मैं ये नहीं दूंगा। ये कह रहा है कि 400 किलो का एनरिच यूरेनियम तो आपको देना पड़ेगा ही, इसका हो नहीं सकता कि बातचीत इसमें होनी नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि मुझे वॉर का कंपनसेशन दो, ये कह रहा है कि कोई वॉर का कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ऐसा यूएसए का कहना है। उसके बाद इसने बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, इसको पूरी तरीके से ईरान का कंट्रोल के अंदर रहने दो। यहां पर बोला है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक
इंटरनेशनल बॉडी है, इसको किसी को भी सौंपा नहीं जाएगा, दिया नहीं जाएगा। अब आप एक बात बताइए, दोनों में कितनी ज्यादा फर्क है बातों में, कैसे किसी निष्कर्ष में पहुंचेंगे? कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ऊपर से मेडिएटर भी इन्होंने कितना वंडरफुल मेडिएटर चुना हुआ है, इन गधों को तो ले रखा है। ऊपर से आपस में इनकी बात बन नहीं रही, कैसे इनके बीच में सोल्यूशन होगा, कैसे पीस होगा? इसी वजह से बार बार ट्रम्प साहब धमकी दे रहे हैं, लेकिन ये बात की गारंटी है कि ट्रम्प साहब हमला नहीं करेंगे। ये मेरा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता हूं मैं, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मिड टर्म से पहले कोई हमला नहीं करेगा। छुटपुट कुछ कर दे, मैं कुछ कह नहीं सकता, कोई मेजर हमला किसी कीमत पे ट्रम्प साहब नहीं करने वाले, क्योंकि ये देखो वैसी डील हो नहीं रही है, मेडिएटर इतना जबरदस्त है, ऊपर से मिड टर्म सर पे है, इतनी सारी चीजें हैं जो भी ट्रम्प साहब को ठीक करनी है। सबसे मुद्दे की बात यह है कि भाई अगर ये मिड टर्म हार गया ना, तो अपने आप ही वॉर बंद कर देगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स तो वॉर लड़ने ही नहीं देने वाले ट्रम्प को। वो कहेंगे मिनट में, कहेंगे भाई बैठ जा कमरे में, कोई नहीं जाना वॉर पे। तुरंत डेमोक्रेट्स जो है वो कहेंगे भाई वॉर बंद कराओ, कांग्रेस में अगले दिन ही इश्तिहार पास करवा देंगे कि भाई वॉर बंद करो, ये तो पागल है, ये तो जंग में फंसा देगा फिर से हमको। तो ये सारी बात है। अब मैं चलता हूं अपनी अगली स्लाइड पर। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इस टाइम इंडिया इस वॉर का एपी सेंटर बन गया है। मेरी अगली स्लाइड में आपको पता चला। मेरी अगली स्लाइड है जिसमें यह कह रहा है कि हिंदू की, मैंने ये खबर ली है हिंदू से, ड्रोन स्ट्राइक कॉजेस फायर आउटसाइड न्यूक्लियर पावर प्लांट इन Abu Dhabi. The Abu Dhabi media office said in a statement that the fire broke out in an external electrical generator outside the perimeter of the Barka nuclear power plant in Al Dafa. A drone strike targeted the United Arab Emirates sole nuclear power plant on Sunday, sparking a fire on its perimeter. There were no reports of injury or radiological releases, but it highlighted the risk of renewed war as the Iran ceasefire remains tenuous. No one claimed responsibility and the UAE did not blame anyone for it. It was an unprovoked terrorist attack. अभी तक UAE ने किसी का नाम नहीं लिया है किसने किया था, लेकिन ये कह रहा था unprovoked terrorist attack. It has recently accused Iran of launching drone missiles attacks as tensions have risen over the Strait of Hormuz. याद दिला दूं आपको, जब ओपेक से यूएई ने अपना नाम हटाया था, ओपेक एंड ओपेक प्लस से, उसके जस्ट 2 दिन बाद ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया था। सीज वायर चल रहा था, उसके बाद भी ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया था, जस्ट ओपेक और ओपेक प्लस से अपना नाम हटाने के 2 दिन बाद। अब आप ये देखेंगे कि 15 तारीख को मोदी जी यूएई जाते हैं, 15/5 को, और 17/5 को ये अटैक हो जाता है। 15/5 को मोदी जी डील्स करके आते हैं, क्या क्या डील्स थी वो आपको अच्छे से पता है, आगे बोर्ड पे जाके फिर एक बार रिवाइज कर दूंगा, और 2 दिन बाद फिर से अटैक हो जाता है। ये कहता है $20 billion Barakah nuclear plant was built by the UAE with the help of South Korea and went online in 2020. It is the only nuclear power plant in the Arab world that can provide a quarter of the energy needs in UAE, a federation of 7 sheikdoms that is home to Dubai. अच्छा, अल जजीरा का ये कहना है कि it added that the drones were launched from the western border without providing details and said investigation were underway to determine the source of the attack. Neighboring Qatar and Saudi Arabia have condemned the attack. अब ये कह रहा है कि वेस्टर्न बॉर्डर से, यूएई के वेस्टर्न बॉर्डर से ये अटैक किया गया था, ऐसा अल जजीरा का कहना है। अब आप ये देखेंगे कि ये यूएई है आपका, इसके वेस्टर्न बॉर्डर से या तो आता है सऊदी, या आता है इराक, या आता है कुवैत, या आता है कतर। कतर भी टोटली वेस्टर्न बॉर्डर से नहीं आता, या तो सऊदी आता है, या कुवैत आता है, या इराक आता है। ठीक है जी। अब जो शक जाहिर किया जा रहा है वो क्या है कि इराक में जो शिया मिलिटेंट्स हैं, जो कि ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है एक, जिसकी मैं अभी पीछे बात भी कर रहा था, उन्होंने ये अटैक किया। वहां से 3-4 ड्रोन्स आए, ठीक है जी, जिसमें से 2 को यूएई ने सऊदी के एरिया में इंटरसेप्ट कर दिया, और 2 ड्रोन्स आकर न्यूक्लियर पावर प्लांट में गिर गए। यहां पर है, इधर ही था, यहीं पर जनरेटर की फायर हुई और यहीं पर न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि गिर गया। ऐसा अभी तक की खबर आई है, लेकिन यूएई ने अभी तक किसी के ऊपर भी ये नहीं कहा है कि भाई ईरान ने अटैक करा या किसने अटैक करा है। ऑल्दो यूएई भी अच्छे से जानता है ये अटैक हुआ या तो ईरान की तरफ से या उसके किसी प्रॉक्सी की तरफ से ही है, तभी उन्होंने हिंट छोड़ दी कि वेस्टर्न फ्रंट से मेरे पे अटैक हुआ है। ईस्टर्न फ्रंट पे वो बोल नहीं सकता, क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट में तो ओमान आ रहा है, नॉर्दर्न फ्रंट पे बोलते तो डायरेक्ट ये मतलब होगा कि ईरान से आ रहा है, तो इसलिए पहले ही बता दी कि वेस्टर्न फ्रंट से मेरे पे अटैक हुआ है, और वेस्टर्न फ्रंट में सिर्फ एक इराक ही आता है जो कि इस टाइम पर ईरान के प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है। हाँ, शिया मिलिटेंट है, उन्होंने ही ये ड्रोन्स भेजे थे और यूएई पे अटैक किया था। अब ये जो बरखा पावर प्लांट पे जो अटैक हुआ, उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं हुआ क्या क्या था। ये जो पावर प्लांट है, ये जीसीसी का सबसे पहला मुस्लिम पावर प्लांट है, ठीक है जी, और साउथ कोरिया के साथ मिलकर ये प्लांट चलाया जाता है। 2020 में ये लाइव हुआ था,
ठीक है जी, ये तो मोटी मोटी इस प्लांट के बारे में खबर है। अब मैं आपको इसको ये समझाता हूं कि क्यों मुझे लगता है कि इंडिया इसका एक एपिसेंटर बना है। सबसे पहली बात तो ये जो पावर प्लांट है वो जीसीसी का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है जी, जो कि 20 बिलियन डॉलर की खपत से बना था, साउथ कोरिया के साथ, सात घाट में साउथ कोरिया प्लस यूएई के साथ मिलकर ये बना था। इसमें एक 123 एग्रीमेंट हुआ था जो कि अमेरिका के अंदर हुआ था, तो अमेरिका का भी इसमें सपोर्ट पूरा पूरा था। ये तो इसकी हो गई हिस्ट्री। अब ईरान की डील क्या है? ईरान ने जो अपना प्रपोजल भेजा है उसमें ये बोला कि भाई मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने दो, न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने दो, मतलब मुझे यूरेनियम का एनरिचमेंट करने दो, यूरेनियम का एनरिचमेंट करने दो, जिसके लिए अमेरिका ने कर दिया है मना। अमेरिका ने कहा कि भाई आपको हम न्यूक्लियर का एनरिचमेंट करने किसी कीमत पे नहीं देंगे, तो आप कोई भी न्यूक्लियर चीज यूज नहीं कर सकते, ना उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, ना आप उसको मेडिकल ग्रेड के लिए यूज कर सकते हो, और वेपन्स तो भूल ही जाओ। ओके जी। अब ईरान ने क्या करा कि भाई सबसे पहला मैसेज जो इस अटैक से दिया वो दिया यूएसए को। उसने कहा कि भाई तुम मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने नहीं दोगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने नहीं दोगे, तो मैं इकलौता जीसीसी का इकलौता मुस्लिम कंट्री जिसके पास ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यूएई का, उसको भी नहीं चलाने दूंगा। सबसे पहला मैसेज यूएसए को, सबसे पहला मैसेज हो गया यूएसए को, ठीक है जी। दूसरा मैसेज साउथ कोरिया को, दूसरा मैसेज साउथ कोरिया को ये रहा कि भाई बाहरी कंट्री को ये बताना कि भाई तुम्हारा कोई भी एसेट जीसीसी कंट्री में सेफ नहीं है, चाहे तुम एक मतलब बेस बना रखा हो तुमने अमेरिका का तुम्हारे पास पूरे तरीके से शेयर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई भी एसेट जीसीसी कंट्री में सेफ नहीं है। दूसरा मैसेज आया साउथ कोरिया को, ठीक है जी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करने से दो मैसेज गए। सबसे पहले यूएसए को यह बोला गया कि अगर तुम मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने नहीं दोगे तो भाई मैं यूएई को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट चलने नहीं दूंगा। साउथ कोरिया को मैसेज गया किसी बाहरी कंट्री को कि भाई तुमको ये लगता है कि अमेरिका के शेयर होने से तुम्हें लगता है तुम्हारे एसेट्स सेफ रहेंगे आपके जीसीसी के अंदर, तो वो भूल है तुम्हारी, मैंने अटैक करके तुमको ये दिखा दिया। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि वाई यूएई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं 15 तारीख को, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मोदी जी गए यूएई गए, मोदी जी, ठीक है जी। मोदी जी ने क्या डील फाइनल करी कि भाई यूएई के अंदर मैं अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखूंगा ऑयल का, सबसे पहला। दूसरा, पाइपलाइन के थ्रू मैं तेल मंगवाऊंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बाईपास कर दूंगा, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, ईरान का वैल्यू कम कर दूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। मेरा अगर सामान नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली ईरान के सामने गिड़गिड़ाने की मुझे जरूरत नहीं, बार बार ईरान के पास जाने की जरूरत नहीं, बार बार आईआरजीसी के सामने जाने की मेरे को जरूरत नहीं, तो पाइपलाइन के थ्रू मैं माल भेज दूंगा और मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जाना नहीं पड़ेगा। ईरान को ये कतई मंजूर नहीं। 15 तारीख को गए, 17/5 को न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक हो जाता है। ओके। ओपेक और ओपेक प्लस के टाइम, जब ओपेक और ओपेक प्लस से यूएई ने अपना नाम हटाया था, यूएई ने अपना नाम ओपेक और ओपेक प्लस से हटाया था, एग्जैक्टली उसके 2 दिन बाद अटैक हो जाता है फिर से ईरान की तरफ से। ये मैसेज था यूएई को कि भाई तुम स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बाईपास ज्यादा ना करो, जैसे सारी जीसीसी कंट्रीज चल रही है वैसे चलो, सब मेरे से पूछ के काम कर रही है, तुम भी मेरे से पूछ के काम करो, ज्यादा अलग मत चलो, नहीं तो फिर तुम्हारा कोई भी एसेट सेफ नहीं है। ये दूसरा मैसेज था ईरान का यूएई को और इंडिया को। इसलिए इंडिया इस वॉर का फिर से एपिसेंटर बन गया है। ये सारी चीजें सीधी सीधी लिंक करती हैं और ये सारा मेरा एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट 99.99% आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। 0.1% भगवान के लिए हमेशा छोड़ के रखते हैं, बिकॉज भगवान हमसे ज्यादा जानता है ऑब्वियसली। बट जहां तक मेरा यही मानना है कि ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से यूएई को फिर से अटैक में लिया गया। तो आशा करता हूं मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स में हम जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं और उनके इनसाइट्स बताते हैं जो शायद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।